देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं हेडलाइन। ऑनलाइन हुआ देश का कृषि बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 8 राज्यों में नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का पायलट प्रोजेक्ट। किसानों को मिलेगी बिचौलियों से मुक्ति। कल से दिल्ली में लागू होगा ऑड इवन। गुरुग्राम में भी 7 दिनों के लिए जल्द लागू होगा ऑड इवन नियम। दिल्ली में पहले चरण जैसे ही होंगे नियम। वाराणसी से हल्दिया के बीच जल मार्ग बनाएगी सरकार। मैरीटाइम समिट में हुआ ऐलान। 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 1 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का दावा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम। मऊ में पीएम ने कहा, वंचितों की स्थिति सुधारना ही अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि। लोगों को लगेगा मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, तभी मैं आई विल जॉइन पॉलिटिक्स। रॉबर्ट वाड्रा का दावा, जब मन करेगा आएंगे राजनीति में, नहीं छोड़ेंगे देश। जिंदगी सुधारने के लिए खुद पर है भरोसा। कल आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। डॉलर आय और मार्जिन में दिख सकता है सुधार। ईटीवी ने लॉन्च किए 3 नए चैनल। न्यूज 18 केरल, न्यूज 18 तमिलनाडु और न्यूज 18 असम का आज से प्रसारण। लेकिन सबसे पहले बात मैरीटाइम इंडिया समिट की। नदियों से जोड़ने वाले सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से हो गई। इस प्रोजेक्ट पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अगले 10 साल में 1 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, नए पोर्ट का डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, पोर्ट से जुड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट करने जैसे काम शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में दक्षिण कोरिया साझेदार है। और मैरीटाइम समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के पोर्ट सेक्टर के विकास के लिए सरकार 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट के आने के बाद जीडीपी ग्रोथ में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। आवर विजन इज टू इंक्रीज पोर्ट कैपेसिटी फ्रॉम 1,400 मिलियन टन्स टू 3,000 मिलियन टन्स बाय 2025. We want to mobilize an investment of 1 lakh crore or 1 trillion rupees in the port sector to enable this growth. 5 new ports are planned to meet the increasing demand of the EXIM trade, which will rise in proportion with the fast-growing Indian economy. GDP growth rate of more than 7%. India is the fastest growing major economy today. The IMF and the World Bank have indicated even better prospects in the days to come. We are taking aggressive steps to ensure that our processes of growth is both fast as well as inclusive. और अगर ये योजना अमल में आ गई तो देश की किस्मत चमक जाएगी। जी हां, मैरीटाइम समिट में आज ऐलान किया गया कि बनारस से हल्दिया तक एक जल मार्ग विकसित किया जाएगा। इसकी दूसरे हिस्से में 1620 किलोमीटर होगी। आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि ये मार्ग कहां से कहां तक जाएगा। हम ऐसा ही नहीं कह रहे हैं कि इससे देश की किस्मत बदलेगी। इस मार्ग के बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का समुद्र से सीधा संपर्क हो जाएगा। सामान ढुलाई में सहूलियत होगी, विकास में तेजी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इजाफा होगा। इसके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि सागरमाला प्रोजेक्ट से देश में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। किसी भी बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है। Sagarmala projects is a huge opportunity. There is no doubt about it, because if you're going to use your internal waterways, if you're going to use the huge coastal lines that we have, in order to transport your goods, in order to open it up for tourism, it's a huge potential.
But as with everything, it is a question of what comes first, the infrastructure or the business. So obviously the infrastructure will have to come first. And for that to happen, there has to be a lot of investment into it. और मैरीटाइम समिट में CII के प्रेसिडेंट नौशाद फोर्ब्स ने कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट से इंफ्रा कंपनियों को बूस्ट मिलेगा। The whole Sagarmala project is a great project that's truly meant to provide an integrated development of our waterways, and it will provide two benefits. There'll be a direct, there's a direct benefit first, in that a lot of infrastructure companies or shipbuilders or ship operators will get direct business. But even more, the country will get a major benefit. और मैरीटाइम समिट में सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए सरकार ने उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी से हल्दिया के बीच गंगा नदी में जल मार्ग बनाने की भी योजना है। We have launched an ambitious program, Project Unnati, to modernize our major ports. Presently, we have 12 major ports. The efficiency of our major ports has improved by 30% in the last year. The major ports registered record profit of $650 million, that is rupees 4,200 crore in 15-16. The turnaround time in ports has reduced by 20%, enabling customers to save over $200 million, that is 1,300 crores. We have already started the development of 5 waterways. In Jalamarg Vikas project, we are investing over $600 million, that is rupees 4,200 crore, to make Ganga navigable from Varanasi to Haldia, covering a distance of 1,620 kilometers. We are in the process of starting works about $200 million, rupees 1,200 crore. और दिल्ली ऑड इवन के लिए एक बार फिर से तैयार है। दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से सारी तैयारियां कर ली है। ये योजना 15-30 अप्रैल तक चलेगी। एक दिन सम संख्या वाली कारें चलेंगी तो दूसरे दिन विषम संख्या वाली कारें। महिलाओं और बच्चों को योजना से छूट मिलेगी। ऑड इवन योजना के बारे में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय से बात की हमारे संवाददाता अर्नब वसावड़ा ने। फेज 1 में दिल्ली सरकार के सामने चैलेंज था ऑड इवन को लागू करना और लोगों के जहन में इसको लेकर जागरूकता लाना। इस बार लोग आपके साथ हैं, दिल्ली सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है। उसके बावजूद क्या नए चैलेंजेस है जो आपको इस फेज 2 के लिए सरकार के सामने है? देखिए, पिछली बार दिल्ली सरकार ने फैसला किया था ऑड इवन को लागू करने का, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने फैसला किया और सरकार उसकी तैयारी कर रही है। लेकिन पिछली बार से इस बार हमारे सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं। एक तो है कि इस गर्मी में बसों का जो ब्रेक डाउन बढ़ जाता है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए तैयारी हमने की है। दूसरा, इस कड़कती धूप में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को चौराहों पर खड़ा होकर के गांधीगिरी करना, लोगों को अवेयर करना, ये एक चुनौती भरा कार्य है। और तीसरा है कि स्कूल इस बार सारे खुले हुए हैं, पिछली बार सारे विद्यालय बंद थे, तो इन जो स्कूल खुलने की वजह से जो चुनौतियां हैं उसको हम सब लोगों को मिलकर सॉर्ट आउट करना है। ये 3 चुनौतियां हैं जिसके लिए हम मिल करके तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार की तो तैयारी है, लेकिन ऑड इवन को लेकर दिल्ली वासियों की कितनी तैयारी है, आइए सुनते हैं। दिल्ली बोले दिल से ऑड इवन फिर से। शुक्रवार यानी 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला एक बार फिर से लागू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। करीब 5000 से भी ज्यादा सिविल डिफेंस के लोग इस कड़ी धूप में कल से आपको इन सड़कों पर गांधीगिरी करते हुए नजर आएंगे। साथ में 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी भी इस फॉर्मूले की निगरानी करते हुए दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा सरकार ने कार पुलिंग पर तो यहाँ पर जोर दिया ही है, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे, लोग अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किया है। अब लोगों से पूछते हैं कि वो इस फॉर्मूले के लिए कितना तैयार है। सर, कल से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो रहा है, कितना तैयार है आप इसके लिए? बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल होना चाहिए और आप रेगुलर होना चाहिए। और आप क्या करेंगे? अपनी कार का इस्तेमाल करेंगे, कार पुलिंग करेंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे? दोनों ही का पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि कभी कभी पुलिंग नहीं हो पाती तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब बेटर हो गया है काफी। ओके, तो यहाँ पर लोग भी है वो काफी ज्यादा इसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि सरकार कह रही है। साथ में हम यहाँ पर और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना तैयार है इसके लिए।
सर, कल से दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो किस तरीके से आप तैयार हैं इसके लिए? इसके लिए जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और कारपूलिंग करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो। तो यहाँ पर लोग भी इस बार काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार की ये तैयारी और लोगों की इसमें रुचि जो दिख रही है वो कितनी सफल साबित होती है वो तो 30 अप्रैल को ही मालूम पड़ेगा। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और दिल्ली में 15 तारीख से फिर ऑड इवन लागू होने जा रहा है और उससे पहले सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सीएनजी गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह ने जायजा लिया। मेरे पीछे गाड़ियों की एक लंबी तादाद में लाइन लगी हुई है, भीड़ है और यहाँ पे ये सभी सीएनजी स्टिकर्स के लिए वेट कर रहे हैं। और चूंकि ज्यादातर जो गैस स्टेशन होते हैं वो सड़क के पास होते हैं, तो सड़क पे भी आपको काफी ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे जाएगा। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है और सिर्फ इसी सीएनजी स्टेशन पे स्टिकर्स मिल रहे हैं, इसलिए भी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऑड इवन में दिल्ली सरकार ने एक बात साफ कर दिया है कि सीएनजी गाड़ियों को इस रूल से बाहर रखा जाएगा, लेकिन जिन लोगों के पास ये सीएनजी स्टिकर्स नहीं होंगे उनको जरूर नॉन सीएनजी बताया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है एक कस्टमर, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैम, मैं कड़कड्डू में मेट्रो स्टेशन से आया हूँ, 3 बजे का चला हुआ हूँ मैं, और मुझे बड़ी दिक्कत हुई है ढूंढने में इस पंप को, स्टेशन को, और जिसके कारण यहाँ पे 1-1.5 घंटा मेरे को सीएनजी स्टिकर लगवाने में भी लगा है। हमारे साथ सीएनजी स्टेशन के एक अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किन किन चीजों की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं? मस्ट सीएनजी लगी होनी चाहिए गाड़ी में फिट, और आरसी पे चढ़ी होनी चाहिए, और हेड्रो टेस्ट भी चेक कर रहे हैं हम। उसके बाद हम सीएनजी स्टिकर इश्यू कर रहे हैं हर गाड़ी में। एक गाड़ी में 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का टाइम दे रहे हैं। जैसे जैसे 15 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे इन लाइनों की और इन भीड़ों की जो संख्या है लोगों की, गाड़ियों की, वो बढ़ती जा रही है। प्रज्ञा सिंह, दिल्ली। और देश में अब किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इसमें 8 राज्यों की 21 मंडियों को जोड़ा गया है, लेकिन सितंबर तक 200 मंडियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए राज्यों को अपने मंडी कानून में बदलाव करने होंगे। फिलहाल इसमें आलू, प्याज, अरहर, मूंग, उड़द, गेहूं, धान, सरसों, कपास, जीरा, हल्दी और मूंगफली की ट्रेडिंग हो सकेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लॉन्च पे कहा कि ये सुविधा किसान को सशक्त और निर्णायक बनाएगी। अब किसान तय करेगा कि उसे अपना माल कब, कहां और किसे बेचना है। हमारे किसान को पहली बार ये तय करने का अवसर मिला है कि मेरे माल कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, कब बिकेगा, किस दाम से बिकेगा, ये फैसला अब हिंदुस्तान में किसान खुद करेगा। अब वो किसी से आश्रित नहीं रहेगा, वो मोहताज नहीं रहेगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को हरी हरी सुनाई जो लोग फूड रिटेल में एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूड रिटेल में एफडीआई से किसानों को उनकी उपज का ज्यादा दाम मिलेगा। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया कि एग्रो प्रोसेसिंग में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम स्वागत करते हैं। अब लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ऐसा है कि एफडीआई आते ही उनको लगता है ये कुछ उद्योग वाला हो गया। ये फूड प्रोसेसिंग की सारी प्रोसेस किसान को बहुत बड़ी ताकत देती है। अगर वो कोई ऐसी पैदावार करता है और उसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन करके अगर उसका वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। और अगर उसके लिए पूंजी निवेश के लिए दुनिया से पैसे आते हैं तो किसान की ताकत बढ़ने वाली है। और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर। आज बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर पूरे देश में उन्हें याद किया गया। चुनावी मौसम है तो राजनीतिक दलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर कोई बाबा साहेब की विरासत पर हक का दावा करता दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के जन्म स्थान महू पहुंचे और अंबेडकर मेमोरियल भवन में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब को याद किया और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को याद करने के बहाने सरकार पर निशाना साधा।
20वीं सदी चली गई, 19वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी के 15-16 साल बीत गए, लेकिन उनके नसीब में एक लट्टू भी नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर ने वंचितों के लिए जिंदगी गुजारने का संदेश दिया हो, उस शासन में 18,000 गांव अंधेरे में गुजारा करते हो, ये कैसे मंजूर हो सकता है? बीएसपी के गठन होने के बाद से अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने अन्याय सहा, इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन सरकार और आरएसएस आरक्षण पर अलग अलग बातें करते हैं। बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे। उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि ये समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है। अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाए तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। और सरकार को वाड्रा की चुनौती, क्या कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने? राजनीति में आने के बारे में उनका क्या बयान है, देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनका जब मन करेगा वो राजनीति में आ सकते हैं, चुनाव भी लड़ेंगे और जीत भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी सुधारने के लिए उन्हें प्रियंका के सहारे की जरूरत नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके बारे में कोई कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, कितना भी परेशान करे, वो देश नहीं छोड़ेंगे। आई एम एन इंडियन, I've studied here, I have been here, I have worked with all kinds of people from every walks of life. I would never leave my country, no matter how much of pressure, no matter how much, I'm humiliated or whatever way the government or anybody wants to keep on writing. I did not need Priyanka to enhance my life. I think, I have enough. I've always had enough. My parents gave me enough, and I think I was educated enough to understand that I can sustain no matter what comes my way. जब मेरी कॉलिंग होगी या लोगों को लगेगा मैं कुछ फर्क ला सकता हूँ या लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी मैं I will join politics. और देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजों पर अब सबकी नजर है। कंपनी कल यानी शुक्रवार को अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। बाजार को कंपनी से क्या उम्मीदें हैं, बता रहे अब मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष,
लग रहा है, पर सरप्राइज करेगी नहीं क्योंकि स्ट्रीट ऑलरेडी मान के चल रही है कि एक स्ट्रांग नंबर्स आएंगे। ध्यान रखिए चौथी तिमाही वैसे तो सीजनली आईटी कंपनीज के लिए कमजोर क्वार्टर होता है, पर क्योंकि हम सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही नंबर्स को कंपेयर करते हैं और बीते क्वार्टर में आपको याद होगा चेन्नई बाढ़ का इंपैक्ट आया था, तो वो नदारत होगा तो वैसे ही फायदा मिलेगा आईटी कंपनीज को कंपैरिजन में। और साथ साथ ये साल एक लीप ईयर है, तो फरवरी में एक अतिरिक्त दिन कामकाज के लिए मिला और एवरीडे काउंट्स, तो उसका फायदा इस क्वार्टर नंबर्स में आएगा। तो आईटी के लिए इस लिहाज से Q4 शायद इतना बुरा ना हो। जहां तक इन्फोसिस की बात है, एक बहुत स्वीट स्पॉट पे है, ऑलरेडी लगातार 3 क्वार्टर से हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर नंबर्स, इस साल स्टॉक का परफॉर्मेंस अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं बेहतर देखने को मिला है। हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि Q4 परफॉर्मेंस से सबकी नजर रहेगी, एक्सपेक्टेड है कि अच्छा क्वार्टर होगा। पिछले 4 सालों में सबसे बेहतर ये Q4 की ग्रोथ शायद डिलीवर करें, 2% तिमाही दर तिमाही सीक्वेंशियल ग्रोथ डॉलर आई में, मार्जिन शायद एकदम सपाट रहे और इसीलिए मुनाफा महज 1% का उछाल। लेकिन ज्यादा लोगों की नजर रहेगी क्योंकि ये Q4 नंबर्स हैं, तो आने वाले साल FY17 की गाइडेंस कैसी रहेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ की कंपनी बात करे। 2 तबके हैं बाजार में, एक मानता है 11 से 13% डॉलर आए ग्रोथ, एक मान रहा है 12 से 14% के आसपास की ग्रोथ। पर क्योंकि इन्फोसिस आमतौर पर कंजर्वेटिव रहती है तो शायद 11 से 13% के आसपास की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, FY17 की गाइडेंस आ सकती है। मार्जिन के फ्रंट पे वही 24 से 26% के आसपास की बात होगी। इन्फोसिस ने ध्यान रखे कहा था FY17 में वो अपने पीयर से बेहतर ग्रोथ या इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ क्लॉक करेंगे, शायद ऐसा वाकई हकीकत होने वाला है। लेकिन ध्यान रखे मैं अच्छे नंबर्स की बात कर रहा हूं और ये कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी FY17 Q4 नंबर्स FY17 गाइडेंस को लेकर लोगों ने बढ़ा दिए हैं, तो कितना पॉजिटिव सरप्राइज होगा ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस सवाल का जवाब आपको कल सुबह मिलेगा क्योंकि इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ा कवरेज आप देख सकते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर कल सुबह 9 बजे से। इन्फोसिस के नतीजों के बाद हमारे साथ उनकी टॉप मैनेजमेंट रहेगी। इन्फोसिस के CEO विशाल सिक्का से बात करेंगे, COO प्रवीण राव और एग्जीक्यूटिव VP एंड CFO रंगनाथन M से भी चर्चा करेंगे। नतीजों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बढ़िया पैनल होगा। इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन, सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी, ग्लोबल इक्विटीज रिसर्च के चौधरी जी, एंजल ब्रोकिंग की सरबजीत कौर नांगरा और IDBI कैपिटल के उर्मिल शाह। और निसान ने छोटी कारों के बाजार में रेडिगो उतारकर जंग तेज कर दी है। रेडिगो देश में डैटसन ब्रांड की तीसरी कार है। माना जा रहा है कि निसान रेडिगो की कीमत काफी कंपेटिटिव रखेगी और इस हाईली प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट में मुकाबला होगा रेनो क्विड, ऑल्टो 800 और ह्युंडई इओन से। निसान रेडिगो की बुकिंग मई से शुरू कर सकती है और डिलीवरी जून में शुरू होने की उम्मीद है। रेडिगो की स्टाइलिंग खास शहरी लोगों को ध्यान में रखकर की गई है। निसान इसे एक अर्बन क्रॉस कह रही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 185 मिलीमीटर है, जो अच्छी खासी है। इसमें 800 सीसी का इंजन है जो 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन पर काम करता है। यामाहा ने अपनी लेजेंडरी बाइक RX 100 को फिर से नए रूप में लॉन्च कर दिया है। सेल्यूटो RX के साथ यामाहा एंट्री लेवल सेगमेंट में फिर धाक जमाना चाहती है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 46,400 रुपए है। इस बाइक से यामाहा कम्यूटर सेगमेंट में युवाओं को टारगेट कर अपने मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में कंपनी की अच्छी पकड़ है, लेकिन अब यामाहा मास सेगमेंट में मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। सेल्यूटो RX में 7.5 bhp पावर देने वाला 110 सीसी का 4-स्ट्रोक इंजन है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 82 किलोमीटर का माइलेज देगी और इसका सीधा मुकाबला होंडा लीवा और TVS की विक्टर जैसी बाइक से होगा। आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।